आपके हमारे साथ हैं रांची रेल के मंडल प्रबंधक श्री एस.के. अग्रवाल साहब। आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो नए वर्ष की हम शुभकामनाएं देते हैं अपने श्रोताओं की तरफ से, और आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये मंडल है, रांची मंडल, इसमें लगभग कितने स्टेशन हैं और कहां से कहां तक आपका एरिया है? रांची डिवीजन में 56 स्टेशन हैं जी। और ये वेरियस लेग्स में बटा हुआ है। जैसे हटिया से लेके रांची होते हुए मूरी तक है, फिर मूरी से आगे झालदा कोटशिला तक है, इंक्लूडिंग कोटशिला। देन मूरी से लेके गुंडा विहार तक है, रांची से लोहरदगा तक है, बल्कि बरकी चापी तक है। बरकी चापी एक हाल्ट स्टेशन हो गया है, और हटिया ओरगा सेक्शन है। जी, काफ़ी बड़ा एरिया पड़ता है रांची का, और रांची चूँकि राजधानी है तो उसका एक अलग गौरव है, और बहुत सारे स्टेशनों में सुविधाएं बढ़ी भी हैं। तो कुछ उसके बारे में बताया जाए कि आपके रांची मंडल क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं पहले से बढ़ी हैं और क्या योजनाएं आप बना रहे हैं। जैसे रांची स्टेशन पे तीनों प्लेटफॉर्म पे लिफ्ट लगाने का प्रावधान है, और मुझे लगता है ये मार्च अप्रैल 17 तक ये काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। हटिया में भी लिफ्ट का प्रावधान है, लेकिन इसमें जो लिफ्ट लगनी है वो नया एफओबी आ रहा है, जिसकी कि 20 फीट ऊपर चौड़ाई होगी और स्टेयरकेस की 10 फीट होगी। उसके साथ इसमें लिफ्ट लगाई जाएगी। इसके अलावा रांची और हटिया में एस्केलेटर का प्रावधान कर दिया गया है, वो चलते हैं जी। लोगों को साफ सुथरी चादरें मुहैया कराई जा सकें, इसके लिए हम लोगों ने अपनी मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री सेटअप की है, और मैंने उसे पर्सनली देखा है। जो उसमें चादरें धुल के निकलती हैं, उनकी क्वालिटीज जो हम लोग पहले ड्राई क्लीनर से कराते थे उससे कहीं बेहतर है। अच्छा अच्छा, मतलब चादरों की जो धुलाई होती है वो पहले से उसकी गुणवत्ता अच्छी हो गई है। जी जी। अभी आगे हम लोग ब्लैंकेट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, एक अलग से मशीन लगाई जाए। जी। जो ब्लैंकेट की धुलाई होती है अभी ड्राई क्लीनर द्वारा, वो भी हम लोग रेलवे से कराना चाहते हैं, जिसमें कि ब्लैंकेट भी लोग साफ सुथरा उनको हम प्रोवाइड कर सकें। डीआरएम साहब, रांची में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है सड़कों में, और कई जगहों पर बहुत दिनों से डिमांड हो रही थी कि फ्लाईओवर बनाया जाए। एक फ्लाईओवर तो आपका नामकुम में बन भी गया, दूसरा बिरसा चौक में बहुत दिनों से प्रस्तावित है, काम चल रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा? बिरसा चौक में जो थोड़ा सा काम डिले हुआ, उसमें कुछ पाइपलाइन शिफ्टिंग होनी थी जी, और कुछ केबल्स थे सिग्नलिंग के, लेकिन उन सारी अड़चनों को दूर कर लिया गया है, और मुझे लगता है कि जुलाई तक हम बिरसा चौक का फ्लाईओवर कमीशन कर देंगे। अच्छा, 2017 में तो खुशखबरी की बात होगी, और बहुत सारे लोगों को बहुत राहत मिलेगी उससे, सड़कों में जो बाधा होती थी। डीआरएम साहब, एक और भी लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी कि पहला तो एक अच्छा हुआ कि रांची से लोहरदगा तक जो पहले छोटी लाइन थी उसको ब्रॉड गेज में कर दिया आप लोगों ने, बड़ी लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब उसको टोरी से जोड़ने की बात है, कब तक पूरा हो जाएगा? टोरी तक ट्रैक लिंकिंग का काम खत्म हो गया है, कुछ माइनर इश्यूज हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि बरकी चापी टोरी के बीच में काफी हाई कटिंग्स हैं, उनको ड्रेसिंग करने का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि फरवरी लास्ट या मार्च में हम लोग इस लाइन को पैसेंजर ट्रैफिक के लिए खोल पाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब जो आसपास में पहाड़ियाँ होती हैं उनसे किसी प्रकार का खतरा नहीं हो कि किस तरह से? क्योंकि बरसात में स्पेशली अगर कटिंग आपकी ट्रैक की तरफ ओवरहैंग कर रही है जी, तो बोल्डर के लुढ़कने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो कि ट्रैक पे आ सकता है। तो मैं इंस्पेक्शन पे भी गया था और इस चीज़ को बता के आया हूँ कि उसे ब्लास्ट करके उसकी ड्रेसिंग की जा रही है, जो कि 1.5-2 महीने का काम है। उसके बाद इस लाइन को शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पैसेंजर ट्रेन चलाने के पहले कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का इंस्पेक्शन होता है जी, वो हम लोग फरवरी में प्लान कर रहे हैं कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को बुलाने के लिए। उनके इंस्पेक्शन के बाद जब उनका सैंक्शन मिल जाएगा, तो जो हमारी ट्रेन अभी एक ट्रिप रांची से लोहरदगा होते हुए बरकी चापी तक जाती है, उसी एक ट्रिप को हम टोरी तक एक्सटेंड करेंगे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। चलिए, बहुत ये तो खुशी की बात होगी। और दिल्ली जाने वाले या इस रास्ते से जो बरका खाना तक 1.5-2 घंटे का जो सफ़र बिना मतलब के लोग लगाते थे पहले, तो वो शायद कम हो जाएगा जी। और अगर इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी सैंक्शन है जी, जब ये हमारा टोरी तक इलेक्ट्रीफाई हो जाएगा सेक्शन जी, तो हो सकता है आने वाले समय में जो हमारी
बरका हो करके 2 दिन दिल्ली राजधानी जाती है, वो हो सकता है कि हम लोहरदगा होके चलाएं, जिसमें कि 1.5 से 2 घंटे के टाइम की भी बचत होगी। और आज के दिन हर कोई चाहता है कि कहीं भी सफर में जाए तो उसका कीमती समय बच जाए, जल्दी से जल्दी लोग पहुंचे। और ये रेलवे के लिए भी अपेक्षाकृत हमें लगता है कि अच्छा रहेगा कि जितनी ट्रेनें समय पर पहुंचेंगी उतने मतलब नुकसान जो है कम होगा। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साउथ ईस्टर्न रेलवे की पंक्चुअलिटी जी प्रोबेबली इंडियन रेलवे में इफ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है। रांची डिवीजन की पंक्चुअलिटी करीब 96-97% पे चल रही है जी। इसके मतलब कि हम 100 ट्रेनों में 97 ट्रेन टाइम पे चला रहे हैं। अच्छा, अभी वैसे रांची डिवीजन से कितनी ट्रेनें चलती हैं? रांची से 46 ट्रेनें तो ओरिजिनेटिंग हैं और 62 ट्रेनें पासिंग हैं जो रांची स्टेशन से निकलती हैं। अच्छा, इसमें कुछ ट्रेनें डेली नहीं हैं, कुछ बाई वीकली हैं, कुछ वीकली हैं, लेकिन जिस दिन मैक्सिमम ट्रेन है 46 ट्रेन ओरिजिनेटिंग है और टोटल 62 पेयर्स ऑफ ट्रेन। जितनी ट्रेनें चल रही हैं या बढ़ाई गई हैं उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म आपके पास में है कि ट्रेनें आ जाएं तो तुरंत उनको लगा दिया जाए प्लेटफॉर्म पे? कई बार देखा जाता है कि ट्रेनें जो है प्लेटफॉर्म के लिए वेट करती रहती हैं, प्रतीक्षा करती हैं। जो हमारी प्लेटफॉर्म बर्थिंग है जी, उसके हिसाब से अगर ट्रेनें राइट टाइम चल रही हैं तो कोई हमारी ट्रेन आउटसाइड नहीं खड़ी होती है। जैसे ही ट्रेन आती है हम उसको प्लेटफॉर्म पे रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, एक्सेप्शनल सिचुएशन में अगर ट्रेन कोई लेट चल रही है तब ऐसा मौका आ सकता है, लेकिन जब से मैंने ज्वाइन किया है जब से मैंने एक भी केस नहीं देखा कि आउटसाइड ट्रेन रही हो प्लेटफॉर्म न होने के कारण। डीआरएम साहब, आज के दिन सुरक्षा और स्वच्छता ये हर कोई अपनी यात्रा में प्रेफर करता है, कोशिश करता है कि किसी भी माध्यम से यात्रा करे। तो इस दिशा में आपके एरिया में, आपके मंडल में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं? पहले मैं सेफ्टी में बताना चाहूँगा क्योंकि हम लोगों का बेसिक फर्स्ट प्रायोरिटी इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी इज पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन, थर्ड प्रायोरिटी इज पैसेंजर एमिनिटीज, उसके साथ स्वच्छता भी उसी पैसेंजर एमिनिटीज में शामिल है। जी, सेफ्टी के लिए रेगुलर इंस्पेक्शंस हो रहे हैं, सुपर चेक्स होते हैं, जैसे कि हमारा कोचिंग डिपो है हटिया में, वहाँ जो ट्रेनें प्राइमरी मेंटेन होती हैं उसके बाद ये मेरा इंस्ट्रक्शन है कि जब वो फिट कर दे जो इंस्पेक्टर है उसके बाद 1 या 2 कोच का अंडर गियर जो ऑफिसर लेवल पे वो भी चेक हो। वो ये देखने के लिए, इंश्योर करने के लिए जो हमारा सिस्टम चल रहा है दैट सिस्टम इज इन प्लेस। साफ सफाई के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा 3 स्टेशन हमारे जो बड़े स्टेशन हैं रांची, हटिया और मूरी, यहाँ मैकेनाइज्ड क्लीनिंग का हमने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया है, वहाँ मशीनों द्वारा सफाई की जा रही हैं। और जो छोटे स्टेशन हैं वहाँ भी हमने स्टेशन मास्टर के इम्प्रेस बढ़ा दिए हैं जिससे कि वो अपने लोकल एरिया से स्वीपर्स को, सफाई वाले को ला करके अपने स्टेशन को मेंटेन कर सकें। जी, लेकिन इसके साथ पब्लिक को भी हम लोग जैसे कोशिश कर रहे हैं कि हमने स्टेशन को साफ सुथरा रखें, उसी तरह हमारी अपेक्षाएं पैसेंजर से और पब्लिक से भी ये है कि जैसे अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे स्टेशन को भी साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। कई बार तो डस्टबिन रखे रहते हैं और लोग डस्टबिन के आसपास में जो कूड़ा कचरा है वो बिस्किट खाया फेंक दिया उसको वहाँ पे। इसमें हम लोग ड्राइव भी चलाते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते भी हैं जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं जी, उसको भी मैं डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर करता हूँ कि कितने केसेस पर डे बने। और कोशिश ये रहती है कि जो जानबूझ के गंदगी फैला रहा है जी, उसको कम से कम पकड़ा जाए रेलवे एक्ट के तहत, और जो इग्नोरेंट है, जिसको नहीं पता है, उसको समझा बुझा करके कि आप जो है जो गार्बेज है, जो कूड़ा है उसे डस्टबिन में ही डालें। जी। अच्छा, आपने सिक्योरिटी की बात की, सुरक्षा की। कुछ मामले इस तरह के कभी कभी प्रकाश में आते हैं कि यात्रियों के सामान चोरी हो गए और एसी जैसी बोगी जो कि बहुत सुरक्षित मानी जाती है वहाँ भी घटनाएं होती है। इस तरह घटनाएं नहीं हो या कम हो, इसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं? इसके लिए प्रयास जो हमने किया है कि जो स्टॉपिंग स्टेशन है जहाँ से बोर्डिंग डिबोर्डिंग पैसेंजर्स हैं जी, वहीं पे कोचेस को खोला जाए। जी, जहाँ से कोई पैसेंजर इंट्रेन नहीं कर रहा है, डिट्रेन नहीं कर रहा है, उसमें गेट्स बंद रहें। इस तरह के इंस्ट्रक्शन जो एसी अटेंडेंट उनको दिए गए हैं जी, कि ऐसे स्टेशन को गेट ना खोलें जिसमें कि अनऑथराइज्ड पैसेंजर की चढ़ने की संभावना कोच में ना रहे। जी, जी।
कई बार तो ये भी होता है कि वो चूंकि इंटरलिंक होते हैं वो ट्रेनें जो होती हैं, तो इधर से उधर लोग निकल जाते हैं और बिना अधिकार के भी दूसरी बोगियों में जाकर बैठ जाते हैं। जनरली 10 बजे के बाद हम लोग शटर डाउन कर देते हैं, हाँ हाँ तो एसी को और नॉन एसी से अलग कर देते हैं, लेकिन जी। जैसा आप कह रहे हैं AC1, AC2, AC3 को आइसोलेट नहीं करते हैं। जी जी कि जी। कभी कभी ऐसा होता है कि AC1 में एक पैसेंजर बैठा हुआ, उसके कुछ साथी AC2 में बैठे हुए हैं, हाँ हाँ थोड़ी देर गपशप करने के लिए आया, फिर वो पैसेंजर AC1 में चला गया। लेकिन जो जनरल है या स्लीपर क्लास से है, उसको हम लोग 10 बजे के बाद शटर को बंद कर देते हैं, जिसमें आवागमन एसी और नॉन एसी कंपार्टमेंट के बीच ना हो सके। जी। रांची राजधानी है, पहले से काफी स्टेशन जो है वो सुधरा है और बहुत सारे स्टेशनों से ज्यादा सफाई भी है उसमें, लेकिन अभी भी उसको हाई लेवल स्टेशन बनाने की मांग हो रही है। रांची को वर्ल्ड क्लास स्टेशन डेवलप करने के लिए जी। चिन्हित किया गया है और इसके लिए रेलवे बोर्ड एक टेंडर कर रहा है। पहले कंसल्टेंट उसमें अपॉइंट होगा जी। कंसल्टेंट अपनी DPR देगा और DPR के बाद उस पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा। अच्छा। ये इसका मॉडल इस तरह से है कि जो हमारी स्पेयर लैंड अवेलेबल है, रेलवे का खर्चा ज़्यादा ना हो, तो स्पेयर लैंड जो बिल्डर रहेगा उसको दे दी जाएगी, उसके एवज में वो रेलवे स्टेशन को, रांची को डेवलप करेगा। लेकिन पहले कंसल्टेंट जो अपॉइंट होगा वो ये डिसाइड करेगा कि क्या क्या स्पेरेबल लैंड है, उसकी क्या वैल्यू है, और जो रांची स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन डेवलप करने के लिए जो कास्ट आती है वो नेक टू नेक मीट कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, ये कब तक पूरा हो जाएगा? इसमें अभी तो कंसल्टेंसी की प्रक्रिया चल रही है। मूर्त रूप लेने में मुझे लगता है 5 साल का समय लगेगा। चलिए, फिर भी 5 साल में भी विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में रांची को हम लोग देखें, हमारे लिए बहुत खुशी और गौरव की बात होगी। DRM साहब, जो टिकट जहां से बुक होते हैं, पहले से काउंटरों की संख्या बढ़ी है, लेकिन अभी भी कई बार देखा जाता है कि भीड़ भाड़, अक्सर लोगों के पास समय की कमी रहती है और बहुत लंबी लाइनें लगी रहती हैं। ज़्यादा मुश्किल होती है जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और या कोई बीमार है, या बहुत सारे लोग जो आवश्यक सेवा में हैं, प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोग, इन लोग के लिए अलग से कोई सुविधा महिलाओं के लिए कुछ है? रांची में अलग से काउंटर है जहाँ की सीनियर सिटीजन हैं, प्रेस मीडिया के लोग हैं, MP MLA के रिप्रेजेंटेटिव हैं जी, उनके लिए एक अलग काउंटर बनाया गया है जहाँ से टिकट ले सकते हैं। दूसरा, मैं इस चीज़ को मॉनिटर करता हूँ कि किस स्टेशन पे टिकट लेने में कितना मैक्सिमम टाइम लगा जी, और मेरी कोशिश ये रहती है कि 10 मिनट के अंदर किसी भी पैसेंजर को टिकट मिल जाना चाहिए जी। जहाँ नहीं मिलता है वहाँ मैं अपने ऑफिसर से पूछता हूँ कि क्या दिक्कत है, और अगर कहीं पे काउंटर की संख्या कम है तो एक नई प्रक्रिया STBS के तहत हम लोग प्राइवेट पार्टी को भी वहाँ पे काउंटर दे सकते हैं जहाँ पे टिकट मिलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। अच्छा, तो ये जनरल टिकट देंगे कि जो रिजर्वेशन वाले टिकट? नहीं, ये जनरल टिकट देंगे। रिजर्वेशन के लिए एक अलग स्कीम है YTS की। अच्छा अच्छा। YTS में मेजर स्टेशन पे हम लोग नहीं देना चाहते हैं क्योंकि इतनी स्लिप पर शिफ्ट कटती नहीं है जी, और वे साइड स्टेशन पे आते नहीं हैं जी, क्योंकि YTS स्कीम के तहत 18 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें कोई बड़ी पार्टी ही आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बड़ी बात है, भविष्य की बात है, लेकिन अभी तो सुधार हो जाए उसमें। DRM साहब, कई बार होता है कि जो पर्व त्योहार हैं या फिर खास खास मौके हैं, उस समय या कोई परीक्षाएं हैं, उस समय इतनी बड़ी संख्या में यात्री आ जाते हैं, कई बार पता भी नहीं रहता कि कल परीक्षाएं होने वाली हैं। रिजर्वेशन वाले पहुंचते हैं, पता चला कि दूसरे लोग उसमें जबरन घुसना चाहते हैं या फिर घुस जाते हैं। कई बार इस तरह की अप्रिय स्थितियां नहीं हो या भीड़ भाड़ कम हो, उसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? इसके लिए जिसमें वेटिंग लिस्ट ज्यादा होती है जिस ट्रेन में, जैसे अभी पटना में जो गुरु पर्व हुआ था उसके लिए हम लोगों ने 3 कोच एक्स्ट्रा लगाए थे ट्रेन में जी। इसी तरह से जब वेटिंग लिस्ट ज्यादा होती है तो स्पेयर कोच जो हमारे पास रहते हैं उसे लगाते हैं जिसमें वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए। और अगर ये संभावना रहती है कि अनरिजर्व पैसेंजर्स बहुत होंगे तो वैसे केसेस में हम लोग GS कोचेस भी एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अच्छा, मतलब भीड़ भाड़ अगर ज्यादा हो तो उसमें अतिरिक्त कोच लगाकर भीड़ कम किया जा सकता है। सबसे ज्यादा हमें लगता है कि भीड़ जो है वो दक्षिण भारत जाने वाले जो पैसेंजर्स है उनके लिए है, और बहुत लंबे समय से उसकी मांग भी हो रही है
कि जो चेन्नई या बेंगलोर में बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी हैं या प्रोफेशनल्स भी बहुत बड़ी संख्या में आते जाते हैं, तो कुछ नए ट्रेनों की बात हो रही है, तो क्या नई ट्रेनें चल सकती हैं? अभी आपको ये जानकर खुशी होगी कि अक्टूबर में हटिया एर्नाकुलम एक नई ट्रेन का इनाग्रेशन किया गया, जो कि उससे साउथ के काफ़ी स्टेशन कवर हो जाते हैं हटिया एर्नाकुलम से। अभी उसकी डिमांड फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की है। वो प्रपोजल मैंने मुख्यालय को भेजा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाना या नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करना वो मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है जी। लेकिन हटिया एर्नाकुलम पैसेंजर्स के ये मेल एक्सप्रेस जो शुरू हुई है उससे मुझे लगता है काफ़ी यात्रियों को फायदा हुआ है। और भी दूसरी ट्रेनों की भी या संख्या बढ़ाने या उनके फेरे बढ़ाने की बात कुछ है, प्रस्ताव है कुछ? प्रस्ताव हम लोग भेजते रहते हैं, जैसे कि जो दिल्ली राजधानी है इसको पर एवरी डे करने का भी 4 दिन चलती है जी। जो वीकली है उसको बाई वीकली करने का है जी। इसमें हम लोग एक ये होता है कि कितना वेटिंग लिस्ट रहता है उससे उस ट्रेन से क्या अर्निंग है उस बेसिस पे हम प्रपोजल्स को आगे बढ़ाते हैं। जी जी जी। फिर वो टाइम टेबल मीटिंग होती है उसमें डिस्कस होता है, क्योंकि कोई भी नई ट्रेन चलाना या कोई भी ट्रेन के फेरे बढ़ाने के लिए मान लीजिए वो एक्स से वाई स्टेशन पे जाना है तो एक्स स्टेशन से लेकर वाई स्टेशन तक हर जगह पास अवेलेबल होना चाहिए। हम तो केवल अपने डिवीजन में देख सकते हैं कि इस पास पे इस ट्रेन को चला सकते हैं जी। लेकिन यहाँ से निकलेगी नागपुर डिवीजन में जाएगी, नागपुर डिवीजन से निकलेगी सिकंदराबाद डिवीजन में जाएगी जो साउथ जाने वाली ट्रेन है। तो हर डिवीजन में जब वो ट्रेन वहाँ से निकलनी है उस समय पास अवेलेबल होना चाहिए। तो एक सेंट्रल टाइम टेबल कमेटी है उसमें डिस्कस होता है, अगर उसमें फिजिबल पाया जाता है और उसकी डिमांड होती है तो हम लोग एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। रांची से गुजरात और भोपाल को जोड़ने की मांग बहुत दिनों से हो रही है कि सीधी ट्रेन सेवा हो जाए, कुछ संभावनाएं हैं इस पर? इस पे अभी मैंने डिस्कशन नहीं किया है तो इस पर मैं आपको इमीडिएटली नहीं बता पाऊंगा। मतलब पब्लिक की डिमांड है, लेकिन अभी पब्लिक की डिमांड गुजरात के लिए है, भोपाल के लिए तो मुझे कोई डिमांड भी इस तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। गुजरात के लिए जो है इस तरह की डिमांड आई हुई है जी। तो उसको जैसा मैंने और कहा कि देख करके क्या फिजिबल है और उतने हमें नए रेक्स की भी जरूरत पड़ेगी जितनी नई ट्रेनें चलती हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा, नई ट्रेन इंट्रोड्यूस होने पे क्योंकि कोच की भी एक लाइफ होती है जी, 25 साल लाइफ होती है। उसके बाद नई ट्रेनें चलती हैं, कोच की प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी भी इंडियन रेलवे की फिक्स है। हमारी जो 3 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वहाँ कोचेस बनते हैं, तो जो मिनिमम स्पेयर कोचेस मेंटेनेंस के लिए चाहिए वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के पास नहीं रहता है। तो कोई भी नई ट्रेन चलाने के लिए हमें स्पेयर कोचेस की भी आवश्यकता होगी। उसके साथ साथ जिस जगह तक जाना है वहाँ पास भी उस समय अवेलेबल होना चाहिए। डीआरएम साहब, आपने कोच जो है उनकी लाइफ की बात की, कभी कभी इस तरह की चर्चा हो रही थी कि जो बोगी है उसमें से आवाज़ आ रही है और चूंकि लोगों को पता नहीं है कि वो आवाज़ किस तरह की है तो उनके मन में एक भय हो जाता है कि पता नहीं दुर्घटना हो जाएगी कि क्या होगा। तो इस तरह की बातें जो है मतलब किस लेवल पर कैसे उसको चेक किया जाए? नहीं, इसमें अभी आपको मैं एक ताज़ा उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ जी। हावड़ा हटिया जो हमारी ट्रेन है उसमें कुछ आवाज़ मिली, पैसेंजर ने कंप्लेंट किया तो हमारे जो कैरेज एंड वैगन इंस्पेक्टर हैं वो वहाँ से रांची तक लेके आए जी। रांची में उसकी बॉडी को लिफ्ट किया गया तो उसमें कुछ साइड बेयर में प्रॉब्लम मिली जिसे ठीक किया गया जी। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से पैसेंजर्स को यही कहना है कि उनके पास कंट्रोल के नंबर्स हैं, अगर ऐसी कोई अनयूजुअल साउंड उन्हें सुनाई पड़ती है तो वो कंट्रोल को जरूर बताएं और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि उसके बाद जो कैरेज एंड वैगन इंस्पेक्टर हमारा जो नियरेस्ट है उसको भेज के हम उस ट्रेन को एस्कॉर्ट कराएं। अगर उसे भी अनयूजुअल साउंड लगती है तो उसे कॉशन पे लाएंगे, ला के उस ट्रेन को चेक करेंगे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक आध एक्सीडेंट के बाद कुछ ऐसा हो गया है कि इस तरह की कंप्लेंट बहुत बढ़ गई हैं लेकिन जनरली उसमें कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक केस में जो मुझे मिला वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। लोगों के मन में भय हो जाता है। अच्छा डीआरएम साहब, आपने नंबरों की बात की तो अगर नंबर बता दिया जाता कि अगर कोई ऐसे नंबर हैं जिन पर अगर खान पान सेवा से कोई कष्ट है किसी को या कोई शिकायत है, कोई सुझाव है? 2 नंबर हैं 138-182 पे आप किसी भी तरह की कंप्लेंट कर दें। अच्छा, तो वो एक बार फिर से बताया जाए। 138 138 और 182 182 जी। ये सिक्योरिटी 182 बेसिकली सिक्योरिटी के लिए है एंड 138 जनरल है। तो कोई भी कंप्लेंट हो अगर आप इस नंबर पे कर देते हैं तो वो
जिस कंट्रोल को जानी है, जी। जिस ऑफिसर्स तक पहुंचना है, जी। वहां तक उसे पहुंचा दिया जाएगा। जी जी। अभी ट्विटर के माध्यम से भी शुरू किया गया है, हाँ, हमारे जो माननीय रेल रेल मंत्री मंत्री जी ने जी किया हैं, है। जी उसमें भी हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं। 24 घंटे ट्विटर को कंट्रोल में कंप्यूटर लगा हुआ है। जो भी ट्विटर की कंप्लेंट आती है उस पर हम लोग रिएक्ट करते हैं। लेकिन ट्विटर में भी मैं आपके माध्यम से अगेन मैं एक चीज कहना चाहूंगा पैसेंजर से कि ऐसी चीजों की डिमांड ट्विटर के माध्यम से ना करें। जैसे किसी को शुगर फ्री चाय की जरूरत होती है, किसी को बच्चे के लिए दूध लेके चलना होता है। पहले के समय में लोग ये सब चीजें लेके चलते थे, मतलब उसको मजाक नहीं बनाया, उसे मजाक न बनाया जाए। जी, ट्विटर का जो बेसिक पर्पज है, अगर कहीं टॉयलेट में पानी नहीं है, कोच गंदा है, कोई सिक्योरिटी का इशू है, कोई आकस्मिकता हो गई, कोई आकस्मिकता हो गई, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, उसके लिए जरूर इसका यूज करें। बिल्कुल। और इसी के लिए फैसिलिटी दी गई है। लेकिन इस फैसिलिटी को अगर हम लोग मिसयूज करना शुरू कर देंगे तो फिर सीरियसनेस धीरे धीरे कम होती जाती है। भेड़िया आया वाली बात। जी डीआरएम साहब, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो कि दिव्यांग हैं, और जो भीड़ भाड़ की हम लोगों ने बात की, तो उस समय उनको कठिनाई हो सकती है, होती भी होगी, और महिलाएं हैं, उनको कई बार असुरक्षा की भावना हो जाती है। तो दिव्यांगों के लिए या महिलाओं के लिए अलग से कोई सुविधा स्टेशनों पे या ट्रेनों में की जा रही है? इसमें दिव्यांगों के लिए जैसे जो रैंप प्रोवाइड करना है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, लो हाइट वाटर बूथ हैं जी, स्टेशन एंट्री है, वहाँ रैंप देने का है। तो अभी हम लोगों की कोशिश ये है कि जुलाई 17 तक जो ए और बी कैटेगरी के स्टेशन हैं वहाँ ये सुविधाएं पूरी हो जाएं, और बाकी जुलाई 18 तक हर स्टेशन पे सुविधा प्रदान कर दी जाए। अच्छा, अब एक समस्या और भी है जो कि दुर्घटनाओं का कारण बनती है। अभी कुछ दिन पहले भी एक हुई थी दुर्घटना जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है। लोग क्या करते हैं, गाड़ियां लेके या कान में हेडफोन्स लगा के और मानव रहित जो रेलवे फाटक है उसको पार करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे अभी भी खतरे के पॉइंट होंगे, मानव रहित जो संपार बोलते हैं आप रेलवे के जो फाटक है। तो उस तरह की घटनाएं कम हो या उसमें कोई व्यवस्था सुरक्षा की मजबूत हो जाए, या नई तकनीक भी कुछ आई है आप लोगों की, उसके बारे में बताइए, क्या उसमें प्रस्ताव है? इसमें मैं आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ जी कि शायद इंडियन रेलवे का रांची डिवीजन पहला डिवीजन होगा जहाँ की हम जुलाई 18 तक अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे। बहुत बड़ी बात। इसे हम लोग 3 तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ की ट्रैफिक बहुत कम है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके उसे क्लोज कर दे रहे हैं जी। दूसरा, जैसे 2 लेवल क्रॉसिंग आस पास में है तो हम एक रोड बना के एक लेवल क्रॉसिंग से दूसरी लेवल क्रॉसिंग तक मर्जर कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पे जो काम कर रहे हैं वो रोड अंडर ब्रिज बना रहे हैं, जिससे कि लोग नीचे से निकलेंगे। जहाँ भी हमारा 2 मीटर 2.5 मीटर 3 मीटर का एम्बैंकमेंट है और 1.5-2 मीटर नीचे जाके हम लोग 3.6 मीटर जो कि आपकी ट्रक और बस भी निकल सकती है जी, उसके लिए मानव रहित संपार को हटा करके रोड अंडर ब्रिज बोलते हैं इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये काम बड़ी तेजी से चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि जुलाई 18 तक रांची डिवीजन में कोई मानव रहित संपार नहीं रहेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर रांची डिवीजन जो है जुलाई 18 तक इस तरह की सुविधाओं से लैस हो जाएगा, तो इसके लिए तो हम अग्रिम बधाई देते हैं आपको। और डीआरएम साहब, एक बात इस पे और भी हम जानना चाह रहे थे कि हम लोगों ने समाचारों में सुना जाना पढ़ा कि बहुत कम समय में जो अंडर ब्रिज है वो बनाए जा रहे हैं। तो किस तरह से बनते हैं, ट्रैफिक को रोका जाता है, कैसे करते हैं? हम लोग 5 घंटे का ब्लॉक लेते हैं। अच्छा, पहले हम ट्रैक को दोनों तरफ से काट देते हैं। जिस बीच में ये रोड अंडर ब्रिज का बॉक्स ले करना होता है जी, फिर उसको हटा के वहाँ 3 या 4 जेसीबी या पोकलेन रखते हैं। उससे पूरे मट्टी को काटते हैं और मट्टी काटने के बाद उस पर क्रेन की सहायता से बॉक्स को सेट कर दिया जाता है। बॉक्स सेगमेंटल होता है, मतलब पूरे वेट में या लेटरल अगर कहें ट्रैक के एक बॉक्स नहीं होता है, 5 या 6 सेगमेंट्स होते हैं, उन्हें उठा के रख दिया जाता है। अच्छा, ऊपर से बैठा दिया जाता है और रखने के बाद मट्टी से फिलअप करके और फिर ट्रैक लिंक कर दिया जाता है जी। इस पूरी प्रक्रिया में 5 घंटे लगते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफी एफिशिएंटली इस काम को किया जाता है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 5 घंटे के अंदर में नीचे का ब्रिज भी बन गया और मतलब जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें बाधा भी नहीं हुई। डीआरएम साहब, अपनी तरफ से आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे यात्री ऐसे भी हैं
जो अभी भी ये प्रयास करते हैं कि बिना टिकट यात्रा अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं न कहीं तो हम अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसमें मैं आपके साथ अगेन एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जी अभी मैं कुछ दिन पहले अपनी कमर्शियल पोजीशन देख रहा था। जी टिकट सेल उतना की उतना है, लेकिन अर्निंग 25% हो गई। ये बेसिकली रांची लोहरदगा में और मुरी कोटशिला में। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग टिकट लेते हैं, लेकिन जैसे उन्हें लोहरदगा तक जाना है, वो 2 स्टेशन आगे का टिकट ले लेते हैं कि वहाँ कोई पूछे तो उनका टिकट रहे, लेकिन लोहरदगा तक का टिकट नहीं लेते, क्योंकि लॉ प्रोबेबिलिटी ये कहता है कि ये टिकट सेल उतना ही है, तो अर्निंग भी ऑलमोस्ट उसी के बराबर होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जी तो मैं आपके माध्यम से पब्लिक से ये अपील करता हूँ कि वो अपना सही टिकट लेके चले, जिसमें रेलवे की अर्निंग ठीक तरीके से रहे, तभी हम और अच्छी सुविधा दे पाएंगे। लोहरदगा वाली जो रूट है उसके बारे में हम लोगों ने सुना था कि कुछ लोग वॉलंटियर करते हैं, स्वयंसेवी की तरह काम करते हैं, और गांव के जो युवा हैं लोगों को समझा भी रहे थे कि इस तरह से ना करें, नहीं तो क्या होगा कि या तो ट्रेनें बंद हो जाएंगी या उसके फेरे कम हो जाएंगे। तो बिना टिकट अगर यात्री चलेंगे तो जाहिर है कि रेलवे को घाटा होगा, तो ट्रेनें कम हो जाएंगी। क्या हमारी बिक्री नहीं हो रही तो ट्रेन क्यों चलाई जाए वहाँ पे? नहीं, अब इस तरह का विचार हो रहा है, क्योंकि अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, एक तो 2 तरह की कास्ट होती है ट्रेन चलाने के लिए। एक हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कास्ट होती है, जिसे कि हम लोग मान के ही नहीं चलते हैं कि कैपिटल एट चार्ज के तहत वो कंस्ट्रक्शन किया जाता है। लेकिन हमारा डे टू डे ऑपरेशन की भी कास्ट नहीं निकलती है पैसेंजर फेयर से, तो रेलवे सोचने में मजबूर होता है कि अगर अनइकोनॉमिकल लाइन है तो फेरे इतने रखे जाएं या न रखे जाएं या कम किए जाएं। मुश्किल होता है, ये डिसीजन बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर रेगुलरली टिकट सेल डाउन रहेगा या अर्निंग डाउन रहेगी, तो एक समय जरूर मेरे ख्याल से ऐसा आएगा जबकि रेलवे सोचने में बात होगा कि इसकी फ्रिक्वेंसी कम की जाए ट्रेनों। जी 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 डीआरएम साहब, ये तो हम लोग की बात हो रही थी, आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता आपकी बात सुन रहे हैं? मैं 2-3 चीजें, जैसा एक मैंने पहले कहा कि स्टेशन को जैसे अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे स्टेशन को भी रखें। मैंने एक आध पैसेंजर्स को कहा भी, हमने कहा इस तरह मूंगफली खा के आप चिंता घर में फैलाते हैं, अगर नहीं फैलाते तो स्टेशन पे क्यों? ये आप जिस ट्रेन में जा रहे हैं उस सीट पे आपने खाया और कचरा आपने नीचे डाल दिया। मैंने उनको कहा कि यहाँ आप जैसा ही कोई पैसेंजर स्टेशन से आएगा, वो रेलवे को ब्लेम करेगा, उसे पता नहीं कि इसके पहले कौन सा पैसेंजर इस पे जा रहा था। तो मेरी ये लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास का माहौल साफ सुथरा रखें। दूसरा, जैसे मैंने ट्विटर के लिए कहा कि ट्विटर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए है, उसे इमरजेंसी सर्विसेज की तरह ट्रीट करें, जिसमें रेलवे उसमें पूरी तवज्जो दे के जो भी कंप्लेंट ट्विटर पे आती हैं या 138 पे आती हैं, उसको हम इमीडिएटली अटेंड कर सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो अपना वैलिड टिकट लेके चले, बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ सस्टेन करने के लिए अर्निंग जरूरी होती है। तो अगर लोग अपना टिकट लेके चलेंगे, जितनी ट्रेनों में रश चलता है, तो मुझे नहीं लगता कि रेलवे को कभी लॉस होने की कोई संभावना है। जी बिल्कुल। और हमें एक अच्छे नागरिक की तरह रेलवे की सुविधा जो मिलती है, रेलवे को भारत की लाइफ लाइन, जीवन रेखा कहा जाता है। आज के दिन कोई ऐसा पैसेंजर नहीं होगा, कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जो कभी न कभी ट्रेन में यात्रा नहीं किया होगा, और लंबी दूरी के लिए तो दूसरा कोई माध्यम भी नहीं एक सामान्य आदमी के लिए। तो हमें सभी लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि हमें रेलवे को सहयोग करें। रेलवे हमारी सुविधाओं को तभी बढ़ा सकती है आज की प्रतिस्पर्धा के युग में। तो डीआरएम साहब, आप आए और आपने इतनी अच्छी बातें हम लोगों के साथ बांटी, लोगों से खुलकर बात की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।